हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर बायोकेमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मिनरल्स के ऊपर है। मिनरल्स की वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसमें से एक शॉर्ट या एक लॉन्ग बनेगा, या तो पूरे आपसे पूछ सकते हैं कि मिनरल्स के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या कैल्शियम मैग्नीशियम के ऊपर आ सकता है। और कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़े भी हुए हैं, यानी कि अभी तक जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, बस डिटेल में नहीं पढ़ी। तो मैं आपको ऐसे तैयार कराऊंगा कि आप भूलेंगे ही नहीं। और सारा एक्सेस मटेरियल मैंने ख़त्म कर दिया है, केवल एग्जाम रिलेटेड बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मैंने बना रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिनरल्स का चैप्टर। मिनरल्स का इंट्रोडक्शन। मिनरल्स एक ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, और इनकी जो मात्रा बॉडी में चाहिए होती है उसके हिसाब से डिसाइड होते हैं मेजर और माइनर। आपने ये भी सुना होगा मैक्रो और माइक्रो, या मेजर और माइनर, दोनों सेम ही चीज़ है, बस इसको याद कर लेते हैं। मेजर के लिए उसकी रिक्वायरमेंट 100 mg पर डे से ज़्यादा होनी चाहिए, और माइक्रो मिनरल के लिए उसकी रिक्वायरमेंट 100 mg पर डे से कम होनी चाहिए। अच्छा, इस चैप्टर में आप एक चीज़, दो टर्म बहुत बार सुनेंगे, हाइपो और हाइपर। देखिए, हाइपो मतलब को याद कर लीजिए कम, जहाँ भी हाइपो लग गया वहाँ वो चीज़ कम हो रही है, चाहे कैल्शियम में लग गया तो कैल्शियम कम हो रही है, मैग्नीशियम में लग गया तो मैग्नीशियम कम हो गई है। ये प्रीफिक्स आपको याद होना चाहिए, हाइपो यानी कम, और हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ना हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। हाइपर का मतलब ज़्यादा। तो किसी भी मिनरल की कमी पर हाइपो होने पे क्या एक्शन मिलेगा, और किसी भी मिनरल के ज़्यादा होने, हाइपर होने पे क्या एक्शन मिलेगा, ये दोनों चीज़ों की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कैल्शियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में 1 से 1.5 kg होती है, और 99% कैल्शियम बोन्स में ही प्रेजेंट होता है। इसकी जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो सबको पता है, दूध और सीरियल्स और जितनी भी चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं वो है। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है, यह रिक्वायरमेंट RDA यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंस, यानी कि डेली आपको कितने mg ये लेना है, जिससे कि इसकी मात्रा कम ना हो और बॉडी अपने कैल्शियम रिलेटेड सारे फंक्शन पूरे पूरे करे। ये चाइल्ड में होती है 1200 mg, अडल्ट में होती है 500 mg। इसीलिए आपने देखा होगा कॉमनली कैल्शियम टैबलेट्स 500 mg पर डे, वंस अ डे प्रिस्क्राइब करी जाती है डॉक्टर के द्वारा। प्रेगनेंसी में क्योंकि फीटस को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट 1500 mg हो जाती है पर डे। अच्छा, इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है डुओडेनम में होता है। डुओडेनम आपको पता है इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, और डुओडेनम में इसके एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी का रोल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल विटामिन डी पे कितना फोकस है कि भाई कैल्शियम से पहले आप विटामिन डी पूरा करिए। और हमारे ब्लड में जो सॉरी हमारे स्टमक में जो एसिड होता है वो इसके एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है। ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि विटामिन डी और एसिड जो स्टमक का होता है वो इसके एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है। ब्लड में इसका जो नॉर्मल लेवल है वो 9 to 11 mg पर डीएल होना चाहिए। बॉडी में जितनी चीज़ें होंगी वो ज़्यादातर mg पर डीएल ही होंगी, यानी मिलीग्राम पर डेकालीटर। ये एक टर्म आप याद कर लीजिए अगर आपको इंडिविजुअली याद नहीं हो पा रहे हैं तो। अच्छा, कैल्शियम के फंक्शन क्या होता है, हमारी मसल का कंट्रैक्शन करना। जो मसल को हम जितने भी कंट्रैक्शन होता है, एक्टिन मायोसिन, वो सब कैल्शियम की वजह से होता है। जो हमारी नर्व्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के लिए भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ब्लड की क्लॉटिंग के लिए भी कैल्शियम का लेवल सही होना चाहिए। और बोनी स्ट्रक्चर के लिए तो है ही है, पूरे स्केलेटन की मजबूती के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसका रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए। विटामिन डी से इसकी लेवल बॉडी में बढ़ता है, क्योंकि विटामिन डी एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। और पीटीएच होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और अगर आपके फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा भी होगा इसकी इंपॉर्टेंस। तो पैराथायरॉयड हार्मोन सिग्नल करता है बॉडी को कि भाई कैल्शियम बनाओ, कैल्शियम की कमी हो रही है। अच्छा, जहाँ किसी चीज़ को बनाने का, उसका लेवल बढ़ाने का मैकेनिज्म होता है, वहीं पर उसका लेवल कम करने का भी मैकेनिज्म होता है, जो कैल्सिटोनिन करता है। यानी कैल्सिटोनिन इसके ब्लड में, हमारे जो ब्लड होता है उसमें कैल्शियम का लेवल रेगुलेट करता है, कम करता है। ठीक है, डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हाइपर मतलब ज़्यादा, यानी कैल्शियम ज़्यादा होगा तो आपको स्टोन्स होने की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जो पथरी होती है वो लोगों को इसीलिए होती है कि उनका जो पीटीएच है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, वो कैल्शियम लेवल को मैनेज नहीं कर पा रहा, और साइकोसिस आपको हो सकता है। हाइपो यानी कम, कम कैल्शियम होने पे आपको टेटेनी होती है। टेटेनी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी, हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शन पूरे टाइम होती रहेगी, प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं होगी। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग
उनके हाथ पर हल्की-हल्की कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं फिंगर्स, तो उसको टेटनी बोलती है, स्पाज़्म यानी कि झटका आना। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट मिनरल को देख लेते हैं हम, फास्फोरस। फास्फोरस की हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है वो 1 केजी होती है, और 80% जो फास्फोरस होता है वो बोन्स में होता है। इसकी जो आरडीए है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, वो 5 mg पर डे, यानी 5 mg पर डे आपको फास्फोरस लेना चाहिए। जो ये जो जितने भी अच्छे मल्टीविटामिन्स हैं, वो इन सब डोजेजेस को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं। तो अगर अच्छे मल्टीविटामिन को आप लेंगे, तो आपको इंडिविजुअली इन सब लेवल्स को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फास्फोरस का जो फंक्शन होता है वो बोन्स के लिए होता है, और एटीपी की जो साइकिल्स होती हैं उसमें फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है ना, उसी के डेरिवेटिव आ जाते हैं डीएनए, आरएनए, एनएडी। लेकिन बोन्स और एटीपी याद कर लीजिएगा, इसी से इतना भी चल जाएगा। अच्छा, अगर हाइपो यानी उसका कम होगा फास्फोरस का लेवल, तो हमारे को बॉडी में वीकनेस होगी और अनीमिया मिलेगा। अनीमिया क्यों मिलेगा, ये बहुत डिटेल मैकेनिज्म है इसका कि फास्फोरस हीम साइकिल में कैसे वो करता है, लेकिन याद कर लीजिए इतना। हाइपर हाइपर जब भी करेंगे तो सेल्स टूटना चालू कर जाएंगे और कैल्शियम लेवल नीचे चला जाएगा। तो इतने में हमारा फास्फोरस कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इंडिया में आप देखेंगे मैग्नीशियम की बाहर आ गई है। हर कोई डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लीजिए, मैग्नीशियम का लेवल रखिए, क्योंकि मैग्नीशियम रिलैक्सेशन का मिनरल है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 300 से 400 mg पर डे होती है, यानी इतना तो लेना ही चाहिए। इसका फंक्शन क्या होता है, मसल रिलैक्सेशन। कैल्शियम हमारा कर रहा था मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के एंटागोनिस्ट मिनरल्स होते हैं। जो काम कैल्शियम करेगा उसके ऑपोजिट काम मैग्नीशियम करेगा, और ये कॉमन सेंस से हम इससे ये भी डिराइव करते हैं कि कभी भी कैल्शियम और मैग्नीशियम एक साथ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे किसी की का भी फंक्शन नहीं हो पाएगा। अब देख लेते हैं मैग्नीशियम के लो और हाई लेवल से क्या होता है। हाइपो जैसे कि हमने बताया था कम, इससे सिरोसिस होने लगती है और माल न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी कि जो जहाँ भी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में ही पड़ी रहेंगी, और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। हाइपर यानी कि मैग्नीशियम का लेवल बढ़ गया तो रीनल फेलियर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि जो हमारी किडनीज होती हैं वो आप आगे जाएंगे उसमें पढ़ेंगे, अगर आपने काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा है कि कितना कैल्शियम मैग्नीशियम का उसमें रोल है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने पुराने सप्लीमेंट आयरन पे। आयरन जो होता है वो ब्लड में 3 से 5 ग्राम होता है। ठीक है, और 75% जो आयरन होता है वो ब्लड में ही होता है। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है अडल्ट की, यानी आरडी रिकमेंड डेली अलाउंस, वो अडल्ट में होती है 20 mg पर डे, और प्रेग्नेंट लेडी में होती है 40 mg पर डे, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी फीटस की आरबीसी भी बना रही है, और आरबीसी बनाने के लिए आपको पता होता है आयरन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वो डुओडेनम में होता है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डुओडेनम कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, कितनी सारी चीज़ों को वो एब्जॉर्प्शन करा रहा है। अच्छा, एक बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात आपको लगेगी कि विटामिन सी का जितना हमारी बॉडी में लेवल होगा उतना ही अच्छा आयरन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और मैन्युफैक्चर करेगी। तो देखिए कि विटामिन सी को मैंने कहा था खिलाड़ी विटामिन, तो ये इसीलिए कि हर लेवल पे ये काम करता है। और अगर फाइटिक एसिड की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो आयरन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसका ट्रांसपोर्ट जो होता है आयरन का वो ट्रांसफेरिन के द्वारा होता है, और स्टोरेज जो होता है फेरेटिन के द्वारा होता है। ठीक है, और हर किसी को पता है कि आयरन की डिफिशियंसी से अनीमिया होता है, और एक्सेस से हीमोसिडरोसिस होता है। इसमें हीम का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो टॉक्सिक होने लगता है, और उसकी वजह से आरबीसीज में दिक्कत आती है। तो आयरन भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अपना देखते हैं ट्रेस, ये सब ट्रेस वाले हैं। कॉपर, कॉपर टोटल 100 mg ही होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, कुछ इसके डिटेल फंक्शन है आयरन मेटाबॉलिज्म में और एचडीएल लेवल को बढ़ाने में। इसके जो मेन सोर्सेज होते हैं वो नट्स और ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर इसका एक्सेस हो जाए तो हमारी बॉडी में एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं विल्सन्स डिजीज़। तो हम इसका जो जनरली कॉपर जो होता है बहुत कम मात्रा में बॉडी किसी भी विटामिन में दिया जाता है, या प्रिस्क्राइब तो ये होता ही नहीं है। अच्छा, इसकी डिफिशियंसी अगर हो जाए, जो कि रियली होती है, उसमें मेनकेस डिजीज होती है। नेक्स्ट हमारा जो ट्रेस मिनरल है वो है जिंक। जिंक मिनरल्स का सहवाग है, यानी जिंक के बिना हमारी बॉडी फास्ट काम कर ही नहीं सकती। ये
जैसे-जैसे आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा। इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है डेली की वो 10 एमजी पर डे होती है। इसके फंक्शंस आप देखेंगे तो 300 प्लस एंजाइम में इसका काम होता है, यानी कि ये कितने एंजाइम्स को रेगुलेट करता है, इसीलिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका रोल इम्यूनिटी में भी है और हीलिंग में भी है। आपने को ध्यान हो, कोविड के टाइम पे 2 ही चीज़ें पॉपुलर हुई थी, विटामिन सी और ज़िंक। हर चीज़ में ज़िंक आ रहा था। तो ज़िंक का रोल है हमारी बॉडी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही केवल इम्यूनिटी कराता है, और भी चीज़ें होती है। लेकिन ये बायोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शंस है। अच्छा, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है कि आपकी जो चोट-मोच होती है वो धीरे-धीरे होती है और इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो फर्टिलिटी सप्लीमेंट जितने भी होते हैं, उन सब में ज़िंक ज़रूर होता है। अच्छा, इसकी टॉक्सिसिटी भी अब होने लगी है, क्योंकि अब हर किसी को ज़िंक ही ज़िंक खाया जा रहा है, आदमी बॉडी में उसकी एब्ज़ॉर्ब भी नहीं हो रही, एक्यूमुलेट हो रही है। तो उससे क्या होता है कि उसको नौजिया या स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका सप्लीमेंटेशन बहुत देख के करना चाहिए, ब्लाइंड सप्लीमेंट मतलब डेटा को देख के नहीं जाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं एक और ट्रेस एलिमेंट पे जिसको फ्लोराइड बोलते हैं। आपने सुना भी होगा कि अब टूथपेस्ट पे लिखा आ रहा है कि नो फ्लोराइड। उसका कारण ये है कि फ्लोराइड थोड़े से एक्सेस होने से ही फ्लोरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से टीथ जो होते हैं वो येलोइश होने लग गए थे, और उससे पेट की प्रॉब्लम भी होती है और बोन के इश्यूज भी होते हैं। हालांकि फ्लोराइड बहुत छोटी मात्रा में हमारे को चाहिए होता है, और वो भी टीथ को प्रोटेक्ट करने का ही काम होता है, यानी कि सही मात्रा में तो फ्लोराइड टीथ को प्रोटेक्ट करेगा, और जैसे इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी वो टीथ को स्टेन कर देगा और बोन में प्रॉब्लम करेगा। तो जनरली ये इतनी छोटी क्वांटिटी में चाहिए होता है कि वो ऑटोमेटिक मिल जाता है, इसका कोई सप्लीमेंटेशन नहीं होता। केवल जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, और पुराने जो टूथपेस्ट आते थे उसमें फ्लोराइड डाला जाता था। अब तो सब बंद हो गया, हर किसी को अवेयरनेस है। नेक्स्ट हमारा जो ट्रेस मिनरल है वो है सेलेनियम। सेलेनियम जिंक के बाद सेकंड नंबर पे आता है इंपॉर्टेंस में, इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये इवन कैंसर और फर्टिलिटी में भी अच्छा काम करता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो एंटीऑक्सीडेंट का होता है, यानी ये जो इतने भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स घूम रहे होते हैं उनकी पकड़ के चल भाई चल बाहर चलो, पिटाई लगा के उनको बाहर निकाल देता है। इसकी जो सप्लीमेंट होती है, क्योंकि ये ट्रेस मिनरल है तो वो भी बहुत छोटे लेवल पे होती है, 50 to 100 mcg, ये mg नहीं है, mcg पर डे होती है, और अच्छे मल्टीविटामिन में ऑलरेडी आता है। सेलेनियम टॉक्सिसिटी होती नहीं है, लेकिन अगर होगी तो इससे हेयर लॉस होगा और गार्लिक ब्रेथ आएगी। गार्लिक ब्रेथ का मतलब ये कि जो भी बंदा सांस छोड़ेगा वो ऐसे लगेगा कि उसने लहसुन खा रखा है और उसकी बदबू आ रही है। लास्ट हमारा ट्रेस एलिमेंट मिनरल है मैंगनीज। मैंगनीज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 5 mg पर डे होती है, और ये एंजाइम्स का कोफैक्टर काम करता है, और बाइल में जितना एक्सेस होता है वो निकल आता है। तो ये भी बॉडी सेल्फ रेगुलेट कर लेती है। इसी के साथ हमारा मिनरल्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया, और मिनरल्स आपने देखा होगा कितने प्रैक्टिकल और कितने इंपॉर्टेंट हैं, और ये आप सबको ढंग से करके जाने हैं। ये सब जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में एक और वन शॉट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे पूरे सिलेबस के हम आईएमपी टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन देखिए, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ में आप शॉर्टकट ढूंढें, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ये जो वीडियो सीरीज़ है ये इसलिए बनाई गई है कि कॉलेजेस का जो माहौल होता है वो इतना ज़्यादा पढ़ाई के लिए कंड्यूसिव नहीं होता, और टीचर्स की भी प्रायोरिटी ये रहती है कि भाई उनको सिलेबस ख़त्म करना है। उनको मतलब होता है जो क्लास के टॉप स्टूडेंट्स होते हैं कि भाई इन, और टॉप स्टूडेंट्स तो पहले ही पढ़ के आते हैं और उनको सब चीज़ समझ में भी आ रही होती है। तो जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, जिनको भी ये चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है और वो हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं कि भाई मेरा सिलेबस कैसे ख़त्म होगा, मैं कैसे पास होऊँगा, तो ये उनके लिए है कि आप इसको एक बार देख लीजिए, लेकिन पढ़ाई फिर भी करिए। ठीक है? आज के चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया तो इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।